अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? हाउ इज इट गोइंग? क्या माशरे की फ्रस्ट्रेशन है या जो पॉलिटिकल हालात हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन है? आजकल एक बहस चल रही है और हुकूमती हलकों की तरफ से ही उसको लीड किया जा रहा है ज़्यादातर कि पीटीआई पे बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। लेकिन फिर वो जो आप कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस ही का वर्ड अगर हम यूज़ कर लें तो वो हर जगह नज़र आ रहा है और रीज़न कुछ भी टू बी वेरी ऑनेस्ट अब जब इस बहस में इस तरह के वाक़यात आते हैं तो फिर और मवाद मिलता है। अब मवाद ये मिलता है, हम भी एट टाइम्स क्या मतलब अरसा दराज से ही देख रहे हैं कि पीटीआई बहुत से मामलात और बहुत से मकामात और बहुत से मौक़ों पर बहुत ही पुरतशद्दुद जमात के तौर पर सामने आई है। चाहे वो लॉकडाउन और ब्रेक डाउन और सब, तब से आप मामला जोड़े ना और इनको मार दो, पुलिस वालों के फेटे लगाओ, टोलियों की सूरत में जाओ, बिजली के बिल जला दो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये हम एक्चुअली कह भी इसलिए रहे हैं, देखिए एक तो सेंस वैसे ही होती है बिकॉज दे आर लिटिल जारहाना जिसको कहा जाता है, लेकिन फिर एग्जाम्पल्स भी ऐसे सामने आ जाते हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको बताएं ये लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर और थिएटर अदाकार हैं ताहिर अंजुम। वो अपनी फैमिली के साथ निकले हुए थे और पीटीआई की खातून वर्कर्स ने उन पे ऐसा तशद्दुद किया। ताहिर अंजुम पंजाब असेंबली के बाहर से गुजर रहे थे, पीटीआई के भूख हड़ताल कैंप बाय द वे लगी थी, शायद मे बी इट वाज जस्ट वो हैंग्रीनेस, अगर आप सुना ही होगा आपने टर्म, व्हाटएवर इट वाज। 3 बजे से 7 बजे तक की हैंग्रीनेस है, मतलब सिर्फ इसमें असराना ही मिस हो रहा है बमुश्किल। मतलब आप 2 बजे अगर लंच कर लें और 8 बजे खाना खा लें तो टोकन भूख हड़ताल थी ना, इट वाजंट एज इफ वो बैठी गई, इट वाज अ टोकन भूख हड़ताल। इन एनी केस जी, पीटीआई की भूख हड़ताल कैंप में शामिल खातून ने ताहिर अंजुम को ऐसे कोई थप्पड़ मारे और वो जबान जो इस्तेमाल वहाँ हुई वो तो ऑब्वियसली हम आपको बिल्कुल नहीं सुना सकते अपनी स्क्रीन पे। फिर ताहिर अंजुम के कपड़े फाड़ दिए, बहुत ही बुरा सलूक हुआ, उन्होंने भी अपने आप का बच बचाव किया। बट आई डिड सी नोटिस, ऑब्वियसली अगर कोई तहकीकात होगी तो वो ज़रा डिटेल उसमें निकलेगी, लेकिन वो काफ़ी रिस्ट्रेंट में रहे ताहिर अंजुम जो थे, क्योंकि अगर एक आदमी चाहे तो वो ठीक ठाक आगे से जवाबी फायर भी कर सकता है, जो कि एटलीस्ट वीडियो में हमने उस तरह होते हुए नहीं देखा। अब वो इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, तो सर्टनली यही फिर वो वाक़यात होते हैं जो लीड करते हैं इस डिस्कशन को कि ये जमात मोस्ट ऑफ द टाइम्स हालत जंग में क्यों रहती है। वैसे आजकल तो वो कहेंगे ना जस्टिफाइड है, जब हमारा लीडर अंदर है तो हम हालत जंग में क्यों? तब भी हालत जंग, सवाल बनता था, तब भी हालत जंग में थे, एक जवाब दूसरों पे लफ्जी गोला मारी और जो सब कुछ था हम सबके सामने था। अब आप कह रही हैं जस्टिफाइड है, लेकिन तशद्दुद की कोई जस्टिफिकेशन किसी भी मौके पे हो नहीं सकती। वो वजह ये निकली कि उनका ये कहना था कि ये ताहिर अंजुम जो हैं ये इनके बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं और ऑब्वियसली तो उनका कोई चैनल वगैरह, तो गुस्सा चढ़ गया ना। तो पीटीआई वाले या उनके हामी किस किस के खिलाफ वीडियो नहीं बनाते भाई? वो नहीं इस तरह सुनना ना उन्होंने, बस उन्होंने ये रीज़न दिया और दिस इज़ द रीज़न कि हमारी लड़ाई होगी, ख़त्म। अब कौन किसके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे हैं ये मेरा ख्याल है कि भूख हड़ताल कैंप में कोई शरबत का खास एहतमाम करना चाहिए। खाने की पाबंदी है ना, पीने की भी है क्या नहीं है? क्यों भूख हड़ताल में आप अगर पी रहे हैं तो आप क्या मिल्क शेक पी लें? गर्मी ज़्यादा है, किसी का शुगर लो हो तो उसको आप जरा लाल शरबत पिला सकें, कुछ इस तरह लेकिन खैर गर्मी ऐसी है कि बड़े पिला सकें, कुछ कर सकें, मेरा ख्याल है गुस्सा चढ़ ही रहा है। इन एनी केस चले मूविंग ऑन और बातें करते हैं और आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी जंग भी एक है जो जोरों पर है। कुछ पहले तो हमने आपको सीन्स किसी और चीज़ के दिखाए थे। हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम कानूनी, आइनी और सियासी दावपेच जो है वो खुलकर इस्तेमाल कर रही है। इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें कायम हो गई हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों का ट्रायल होगा। हुकूमत इशारा दे रही है कि सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर गिरफ्तार कारकुन भी पीका की जद में आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल काबीना से खिताब भी बता रहा है कि तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग होगा। जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वही नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपह सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर
PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, ये लम्हा है कि जिसके ऊपर हमें एहसास करना होगा। हमें इसके ख़िलाफ़ एक दीवार बनानी होगी और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हम कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगज़ेब काफ़ी अरसे बाद कल अपने पुराने रंग में दिखाई थी। वो तहरीक इंसाफ पर खूब गर्जी बरसी। उन्हें यकीन है PTI पर पाबंदी लगेगी और 9 मई के जराइम पर सज़ा भी मिलेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समझते हैं कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। आप कब इनिशिएट कर रहे हैं? नहीं, इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशन, जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटेरियल ऐसा है कि इस पे बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। मैं भी समझती हूँ सियासी जमात को बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे आइन में, हमारे कानून में एक सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात के अंदर तफरीक है। ये मजाक नहीं है, इस पे कोई सियासत नहीं हो सकती। एक बहरूपिया उठे, फॉरेन एजेंट, फॉरेन फंडेड, एस्टैब्लिश्ड फॉरेन फंडेड इन इलेक्शन कमीशन, एक ग्रोह वो उठे और वो ये करना शुरू कर दे और आके एक मजाक उड़ाए कानून का, आइन का और कहे कि हाँ मैंने किया था। जुर्म साबित हो गया है, हो चुका है, होता आया है, अब सज़ा का वक्त है। आला अदलिया से मैं बड़ी बेअदब से ये गुजारिश करती हूँ कि आज आपको मुजरिम को सज़ा देनी पड़ेगी। एक लाडले को, एक मुजरिम को लाडला, कानूनी लाडला नहीं बनाया जा सकता। वो मुजरिम एतराफ़े जुर्म कर रहा है, कानून और आइन का मुंह चढ़ा रहा है, उसको रियायत नहीं दी जा सकती। आपको बताएं कि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ किसी सूरत मौजूदा हुकूमत को आइनी और कानूनी मानने को तैयार नहीं। अपोजिशन अलायंस जुमे को मुल्क भर में एहतजाज करने जा रहे हैं। PTI रहनुमा तो कह रहे हैं कि दिसंबर तक मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और पार्टी पर पाबंदी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और है और इंशाल्लाह रहेगी। मकसद, ट्रैक, हमारा हदफ जो है वो एक ही है कि जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास मैंडेट जो है वो जाली है। फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। हमारे अपने इत्तेहादी पार्टियों की भी, हमारे चेयरमैन जो हैं इत्तेहादी, आप नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी, हम लोग बात कर रहे हैं, जो अचकजई साहब भी और हम लोग सारे इसको इंडोर्स कर रहे हैं। फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ में तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। जी, अभी आप देखते जाइएगा। कुछ चीजें आप देख नहीं सकते लेकिन आपको एहसास होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तो उसकी वजह से मैं महसूस करता हूँ। मुझे उम्मीद है ये दिसंबर तक जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे। मैं जो समझता हूँ क्योंकि हमारी सीटें इतनी आ जाएंगी कि हम अपनी हुकूमत बना सकेंगे। जनाब, एक तरफ PTI बहुत पुरुम्मीद है और कल जुबानी PTI का बयान सामने आया, वो ज़ाहिर है पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का फैसला आज कई दिन हो गए हैं आए हुए, अभी तक उन्हें सीटें नहीं मिल सकी हैं और ना हुकूमत का ऐसा कोई मूड दिखाई दे रहा है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में जारी चपकलिश में कमी के इम्कानात मज़ीद महदूद होते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो खटपट या क्या उसे कहते हैं, जो भी चल रहा है, एनोमोसिटी बढ़ती चली जा रही है। अब बस बदकिस्मती कह सकते हैं कि मुल्क में सियासी इंतशार और बेयकीनी के भंवर से निकलना फिलहाल उफक पर हमें नजर नहीं आ रहा है। पहले मूवीज वगैरह होती थी ना और अमेरिका और रशिया को हमेशा एक दूसरे का दुश्मन दिखाया जाता था एंड ऑल दैट, फिर काफ़ी चीज़ें थो गई। मतलब PTI और बाकी जमातें जो हैं, यहाँ कोई रिलेशंस थो नहीं होने वाले, एटलीस्ट वी डोंट सी दैट हैपनिंग एवर। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला जी, मज़हर साहब, अब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान हुआ, लेकिन फिर कुछ ऐसा लगा कि कन्फ्यूजन है। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, क्रैकडाउन बढ़ रहा है, फैसले चैलेंज भी हो रहे हैं। तासुर बन रहा है कि मामला तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तरफ ही जा रहे हैं, या एटलीस्ट वो फ़ज़ा बनाई जा रही है, क्योंकि अब इस पर बाकायदा बात हो रही है, बहस हो रही है। आपको क्या लग रहा है, ऐसा ही होता देख रहे हैं?
मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून तो काफ़ी हद तक इसमें इंटरेस्टेड है कि पाबंदी लगे। अब उसका वो जवाब मुख्तलिफ पेश किए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये भी नहीं चाहती कि वो ये फैसला आइसोलेशन में करें, क्योंकि अगर उन्होंने खुद ये अपने तौर पे अपने तय ये फैसला कर लिया और ये मूव की तो उसका उनको अंदाज़ा है कि उसका शायद सियासी नुकसान उससे भी ज़्यादा हो जितना ऑलरेडी उनको हो चुका है। जो उनके इत्तेहादी हैं या सपोर्टर हैं वो तहरीक इंसाफ के तो ख़िलाफ़ हैं, वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ले लें, आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं को ले लें, लेकिन वो बराह रास्त या जो है वो खुद इस मुतालबे की हिमायत नहीं कर रहे, डायरेक्टली हिमायत नहीं कर रहे कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी जाए। वो सारी बातें तहरीक इंसाफ के हवाले से वही करते हैं जो कमो बेश मुस्लिम लीग नून करती है। लेकिन अभी तक मैंने ना पीपल्स पार्टी ना MQM के लीडरान की ज़बान से ये नहीं सुना कि हाँ ये पार्टी का फैसला, ये पाबंदी का फैसला दुरुस्त होगा और पाबंदी लगनी चाहिए। जो अवामी नेशनल पार्टी है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट के मुखालिफ भी नहीं है, वो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल अंदाज में ये कहा है कि पाबंदी जो है, पाबंदी का सियासी नुकसान होगा और पाबंदी बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए। अब अवामी नेशनल पार्टी उस इलाके से बिलोंग करती है जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर है, जहाँ अवामी नेशनल पार्टी को सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ की राय से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, लेकिन उनका एक उसूली फैसला है और वो वाहिद जमात है जिससे माजी में खुद उन पर भी पाबंदी लगी जब नेशनल अवामी पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी नहीं थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के अंदर तो एक तरह का कंसेंसस है पाबंदी के हक़ में, लेकिन जो उनके इत्तेहादी हैं उनके दरमियान नहीं है। और सबसे अहम बात ये कि गालिबन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अगर ये चाहती भी है कि पाबंदी लग जाए तब भी जो है वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पहले कंसेंसस बने, उसके बाद कोई फैसला किया जाए। अच्छा मंजूर साहब, पीका कानून की बात करें तो मुतनाज़े पीका कानून पर हमेशा से ही तनकीद होती रही है, लेकिन सभी हुकूमतें करती रही हैं, बट सारे कायम भी रहे हैं इस पर। अब मौजूदा हुकूमत ने अदालतें कायम करके अमली कदम भी उठा दिया है, तो आने वाले दिनों में आपको सहाफ़त का काम कितना मुश्किल बनता नज़र आ रहा है? बहुत मुश्किल है, सहाफ़त मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। सहाफ़त फैल तो बहुत गई है, लेकिन सहाफ़ियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। सहाफ़ियों के अपने भी बहुत से मसाइल हैं, जिस तरह ख़ासतौर पे डिजिटल मीडिया पे जो कुछ हम देख रहे हैं, जिस तरह की पोलराइजेशन है। लेकिन ये जो पैका का जिस वक्त एक्ट बनाया गया उसका दो नुकसान थे। जब पैका का एक्ट बन रहा था 2016 में तो ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट से ही पास हुआ था। अब हमारी यहाँ बदकिस्मती हमारे अरकान की ये है कि वो जब कोई कानून बन रहा होता है तो उस कानून को पढ़ते नहीं हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के अरकान हो चाहे सेनेट के, चंद एक को छोड़ के ज़्यादातर बस हुकूमत ने अगर बनाना है कानून तो वो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वो ये नहीं देखते कि आगे नुकसान इसका क्या होने वाला है। फिर उसके बाद पैका 2016 बना, फिर जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो जब पैका मुस्लिम लीग ने बनाया था तो उस वक्त तो बड़े शदीद मुखालिफ थे इसके और वो कहते थे कि ये गलत कानून है। लेकिन 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने इससे भी सख्त कानून लाने वाले थे, वो जो मीडिया अथॉरिटी के मीडिया डेवलपमेंट या पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी के हवाले से लाना चाह रहे थे, जिसमें वो इन तमाम चाहे पैमरा हो, चाहे प्रेस काउंसिल हो, चाहे टेलीकॉम, उन सबको मर्ज करके एक अथॉरिटी बनाना चाह रहे थे। तो वो उससे भी ज़्यादा ड्रैकोनियन कानून बनाना चाह रहे थे। हम सबका काम तो मज़हर साहब मुश्किल होता जा रहा है, पहले भी मुश्किल था अब और होगा, अपेरेंटली ऐसे ही लग रहा है। अब इन इक़दामात की बात कर लें या फिर सियासी जमातों के खिलाफ एक्शन की बात कर लें, साथ ही बिजली के बिलों में इजाफा है, टैक्सेस की भरमार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी तो क्या उरूज पे क्या कहिए जो पहले ही मुतनाज़े है उस डैमेज हो रहा है, वो आवाम में कोई पजीराई नहीं है इसकी। इसके बावजूद अपोजिशन के सब अहदाफ दूसरी तरफ देख लें वो बिल्कुल ही पर्सनल नौयत के हैं, हमारे लीडर को छोड़ दो, हमारे लोगों को ये कर दो, मतलब आवाम के मसाइल पर कहीं से कोई डिमांड नहीं आ रही। ऐसे में आवाम अपोजिशन से कोई उम्मीद रखें? बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, जो पानी के मामलात हैं, ये तीन ऐसे इश्यूज हैं, और दवा और सेहत के मामलात,
ये 4-5 ऐसे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के बुनियादी इश्यूज हैं अवाम के लिहाज से। अवाम सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा मुतासर होते हैं इन मामलात से। अगर कोई किसी जमात में थोड़ी सी भी समझबूझ हो तो वो इन इश्यूज़ को प्रायोरिटी की बुनियाद पे करें, लोकल बॉडीज़ को मजबूत करें। अभी सितंबर में पंजाब में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जो हैं, देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करवाती है, सितंबर में नहीं करवाती लोकल बॉडीज़ इशू। तो लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो अब कौमी इश्यूज़ बनते जा रहे हैं। अब ये बिजली के बिल जिस तरीके से आ रहे हैं, ये बिजली का बिल जो है ना, ये हुकूमत को ले बैठ सकता है। ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हर दूसरे महीने इजाफा हो रहा है, ये हुकूमत को ले बैठता है। आप कुछ भी रिलीफ कर लें, कोई भी बड़े बड़े ऐसे कर लें, लेकिन जिस चीज़ एक आम आदमी डायरेक्टली मुतासर हो रहा है वो ये इश्यूज़ हैं। इसलिए अब लोगों का पैमाना, जो सब्र का पैमाना जो है, लबरेज होता जा रहा है। वो शायद उस तरह नहीं फटा जिस तरह श्रीलंका में और दूसरे ममालिक में फटा है, लेकिन क्या हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे जो है वो जो है इस्लामाबाद जो है वो में खून की होली खेली जाए? खुदा के लिए इन चीज़ों को एड्रेस करें। ये हर महीने के लिए लोगों पे बोझ बढ़ता जा रहा है। हर महीने में लोग बिजली का बिल जो है वो बिजली बन के गिर रहा है। ये लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। ऊपर से आपने सैलरीड क्लास पे टैक्स बढ़ा दिया है, उसको ऑलरेडी वो टैक्स पे था और मजीद टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली उसकी जो जरिया आमदनी है वो 50% कट हो गई है। और इस तरह के अगर बिल आने शुरू हो गए तो आप उस वक्त से डरें कि जब जो है ये राइट्स की शक्ल इख्तियार कर राइट्स जी मज़र साहब, कि राइट्स के कल ही गुजरांवाला का हमने जो किस्सा सुनाया जिसमें एक भाई ने एक भाई का कत्ल कर दिया और बिजली के बिल पे ही पूरी उसकी हमने खबर भी कवर की थी। थैंक यू सो मच मज़र साहब फॉर बीइंग विद अस। लेकिन ये बड़ा एहतजाज तो तब होना जब ऑपोजिशन इस एहतजाज को, या ऑपोजिशन अवामी मसाइल की बात कर रही है, वो इस एहतजाज को लीड करें, आवाम उसका साथ दें। ऑपोजिशन के मुतालबात में, ऑपोजिशन के मसाइल में, विच इटसेल्फ इज प्राइमरीली पीटीआई, अवामी मसाइल का कोई तस्करा नहीं है। आई एम सॉरी टू से, जब ये हुकूमतें जो whoever is in power, हमने पहले भी ये देखा कि अवामी मसाइल को कोई नहीं देख रहा होता, अपनी कुर्सी बचा रहे होते हैं या अपनी एनिमोसिटीज चल रही होती हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाइच साहब भी हमारे साथ हैं। बड़ाइच साहब, अभी मज़र साहब से भी बड़ी डिटेल में ये बात हुई है। अगर हुकूमत की ही बात करें तो पाबंदी की बात पर वो कायम है, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, मुकदमात कायम कर रहे हैं, फैसले चैलेंज भी हो रहे हैं और सख्त बयानबाजी तो चलती रहती है। तो क्या ये वाज़े समझा जाए कि हुकूमत खास तौर पर मुस्लिम लीग नून अब तहरीक इंसाफ को किसी सूरत, किसी हालत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? जी, मुझे ऐसे लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि सारे फरीक जो हैं ये मोर्चा बंद हो चुके हैं और जो सुलह के इम्कानात और जो मुफाहमत के इम्कानात थे वो मुझे कम लगते हैं। अब तो देखना ये है कि फायर में पहल कौन करता है और किसका कितना नुकसान होता है। तो वाकई डर और खौफ की बात है कि जब सुलह और मुफाहमत ना हो और सारे लोग अपने अपने मोर्चों में बैठकर दूसरों को निशाना बना रहे हों तो फिर तो एक जंग या एक मुहाज़राई की सूरत ही पैदा होगी। वैसे इसमें कुछ खास मुख्तलिफ भी नहीं है क्योंकि ये तो तरीक़ेकार काफ़ी सालों से चल ही रहा है। मतलब अच्छा, ये बात बड़ाइच साहब तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने बड़ा दो टोक वाज़ेह मुतालबा सामने रख दिया है कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, नए इलेक्शन हो। अगर इस मुतालबे में संजीदगी है तो क्या वो एक बार फिर अपनी सूबाई हुकूमत छोड़ने का रिस्क लेंगे या सिस्टम में रहकर अपना ये मुतालबा मनवा सकेंगे? व्हाट डू यू सी हैपनिंग? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1985 के इलेक्शन का बाइकआउट किया और फिर वो हमेशा उसके बाद उन्होंने कभी बाइकआउट नहीं किया क्योंकि उस बाइकआउट के नतीजे में एक पूरी नई जो जनरेशन थी वो आ गई और उनके लिए पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल रही। इसी तरह जो पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए थे उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि हम सिस्टम से निकल गए हैं और हमारे फिर फैसलों में हमारा कोई इख्तियार नहीं रहा। अगर वो असम्बलियों में बैठे रहते तो शायद इलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होते, नई इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ कुछ बना के रखती। तो जब आप सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो उसके नुकसानात होते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने जो सबक सीखा हुआ है
उसके बाद वो दोबारा इस ट्रैप में आएगी कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के सड़कों पे चली जाए। और असम्बलियों से इस्तीफ़े हमेशा उस वक्त दिए जाते हैं जब बाहर का माहौल गर्म हो, तो फिर आप उसको और गर्म करने के लिए इस्तीफ़े देते हैं। बाहर तो अभी माहौल ठंडा है, तो आप इस्तीफ़े दे के वो फोरम भी गवा दें और बाहर भी कुछ ना हो तो आप तो फिर लूज़र होंगे। अच्छा फराज साहब, मजमूई तौर पर किसी तरह का सियासी इस्तेकाम कहीं ऑब्वियसली हमें नज़र नहीं आ रहा, और ऐसी सूरत हाल हो तो हुकूमत को सबसे ताल्लुकात ऑब्वियसली संवारने की ज़रूरत है, ना कि उसको बिगाड़े। लेकिन यहाँ पीका कानून के बाकायदा नफाज की तरफ कदम उठाकर हुकूमत ने इवन सहाफ़ियों को भी शिकायत का मौका दे दिया है। तो मियाँ नवाज शरीफ से ऐसे फैसलों की तवक्को थी आपको? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब माजी में तो जमहूरियत की बात करते रहे हैं, जमहूरी आज़ादियों की बात करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक जो मखसूस सूरत हाल है उसमें वो भी मजबूर हो गए हैं या सूरत हाल के ग़ुलाम हो गए हैं। और इस सूरत हाल में इस्लाह अहवाल की किसी की भी गुंजाइश नहीं है। ये तवक्को करना कि कोई भी अपने मफाद के ख़िलाफ़ काम करेगा, वो बहुत बड़े लोग होते हैं जो अपना मफाद ज़ाया कर देते हैं और मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं। ना मुझे इमरान खान में वो लग रहा है, ना मियाँ नवाज शरीफ में लग रहा है, ना मुक़्तदरा की तरफ से ये लग रहा है कि कोई अपने मौक़िफ़ से हटेगा या लचक दिखाएगा। हालांकि जो भी लचक दिखाए उससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सारे ही आमादा पैकार हैं, और अब जब जंग होती है तो ये पता तो नहीं होगा कि किस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन एक नतीजा ज़रूर निकलेगा, पाकिस्तान कमज़ोर होगा, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको नुकसान होगा। पाकिस्तान के अवाम को नुकसान होता है इन सब चीज़ों का। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल बड़ाइच साहब। क्योंकि ज़ाहिर है अल्टीमेटली दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग हो, मुफाहमत करनी पड़ती है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठना पड़ता है, लेकिन अभी ऐसी कोई सूरत हमें नहीं दिखाई दे रही। अवाम को फ़ायदे की तो कोई चीज़ ही हमें नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट ये सारी कहानी अवाम के बारे में है ही नहीं, ये इन लोगों की अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है। अच्छा जी, ओलंपिक्स की पहले आपने जिक्र किया तो आपको बता दें कि खेलों के सबसे बड़े मुकाबले पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग एक इफ्तिताही तकरीब जो है वो होगी कल। मुझे बहुत, मैं बचपन से ऑलवेज सो इंट्रिग्ड बाय ओलंपिक्स, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा, ये होगी, आपको पता है रिवर सीन जो है पेरिस में, वहाँ से आईफिल टावर के बागात और जो महल है वहाँ बिल्कुल तक 6 किलोमीटर मुहित होगी ये पूरी एक सेरेमनी जो है। ये लें जी, इसमें पता है क्या 100 कश्तियाँ इस्तेमाल होंगी, मतलब दरिया के अंदर से सब लोग गुजरेंगे, और तकरीबन 10,000 एथलीट्स हैं, वो उनको लेके ये कश्तियाँ जो हैं वो पेरिस के मशहूर मुकामात के करीब से गुजरेंगी। 3,000 से ज़ायद फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं जो अपने फ़न का जादू जगाएंगे, और फ्रांस की तारीख़ सकाफ़त की नुमाइश होगी। हज़ारों अफराद दरिया के किनारे होंगे, करोड़ों इंक्लूडिंग आस टेलीविजन पर देख रहे होंगे। देखिए, ये एक पेरिस को देखने का भी बड़ा अच्छा एक मौका होगा, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ ओलंपिक्स होते हैं तो वो जगह बहुत दुनिया इंट्रीग होती है, और पेरिस तो पेरिस है, मतलब पेरिस इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया एज दे से। और दुनिया का जो इंथुजियास्ट है, टूरिस्ट है, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, पेरिस पहुँचे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ मुकाबले तो आज से शुरू भी हो गए हैं। जियो भी आपको पता ही है हमेशा पेश होता है खेलों की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट की कवरेज के लिए, तो हम भी अपनी कवरेज करेंगे। अच्छा, हम करेंगे, लेकिन एक जगह जहां कंप्लीट सन्नाटा हमें नजर आ रहा है ना, आपको इस पे भी मसला है? हाँ, मुझे है ना मसला, क्या हो रहा है पीछे नहीं, यू नो दैट रिलेटिव जिस पे कोई हो रहा हो कुछ तो मसला हो, जिसको कुछ ना हो रहा हो तो मसला हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, थैंक यू फॉर डिस्क्राइबिंग दैट। तो हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जहां इन दिनों क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ मालूम नहीं है, और एक तरह की मुकम्मल खामोशी है। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस का सारा नज़ला जो है वो सिलेक्शन कमेटी पर गिरा है, मगर इसके बाद से लगता है या तो सर्जन अपने दीगर पेशावराना फ़राइज़ में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, या फिर किसी वजह से सर्जरी का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया है। मतलब और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि इतने सर्जरी बातें हो रही थी, कप्तान की तब्दीली की बातें हुई थी, अब वो कहीं गुम हो गई हैं। वर्ल्ड कप के दौरान ख़राब परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों से जवाबदही के दावे हुए थे,
ये मामला भी अब दब गया है। पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, कौन सा खिलाड़ी आउट होगा, कौन नहीं होगा, किसी से कोई जवाब तलबी हुई है या हो सकती है। बोर्ड में आजकल सन्नाटा सतारी है जिस पे हुमा को बहुत मसला है। सोहेल इमरान हमारे साथी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। क्यूरियस तो आप भी बड़े, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सोहेल भाई, इतनी खामोशी क्यों है भाई? कोई खबर नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बताए ना। अब्दुल्ला और हम लोगों को आदत है इस चीज़ की कि जब भी कोई फैसले हों और वो बड़े रैपिडली फैसले होने चाहिए और यकदम ऐसे से पब्लिक जो चाह रही है वो हो। लेकिन जब से ये नई इंतज़ामिया आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इंतज़ामिया नहीं, हमें तो ये कहना चाहिए इंतज़ामिया तो सारी की सारी वही है जो पहले थी। जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो इतनी जल्दी में नहीं लग रहे और जो अब तक आपको ज़रूर सन्नाटा लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में हम देखेंगे ये सन्नाटा नहीं है, बल्कि अभी भी बहुत कुछ बैक पर चल रहा है। आने वाले दिनों में, जैसे मैंने गुज़श्ता हफ्ते भी आपको बताया था कि ये जो सर्जरी का नाम दिया गया था ये आहिस्ता आहिस्ता होगी और नज़र भी आएगी। जहाँ तक कप्तान का लोग पूछते हैं कि जी कप्तान कब तब्दील होगा, कप्तान तब्दील तब होगा जब कोई सीरीज आ रही होगी और अभी सीरीज में खासा वक्त है। और इस हवाले से जो गुज़श्ता हफ्ते मीटिंग्स हुई थी जब दोनों फॉर्मेट के कोचेज यहाँ पर थे, जेसन गिल्स्पी और गैरी कर्स्टन, और उनके साथ पूरा थिंक टैंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैठा हुआ था और उसमें चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उस मीटिंग में कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि कप्तान की तब्दीली का जो फैसला है वो सारे का सारा होगा गैरी कर्स्टन के ऊपर। मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, रेड बॉल के तो शान मसूद हैं और वो कंटिन्यू करेंगे अभी आने वाले इस सीजन में जिसमें पाकिस्तान ने कम से कम 9 टेस्ट मैचेस भी खेलना है। बात है वाइट बॉल के कप्तान की, पूरे का पूरा फ्री हैंड दे दिया है गैरी कर्स्टन को और उसमें कोई दखल अंदाजी भी नहीं होगी। अब फैसला करना है गैरी कर्स्टन ने, जो कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे और उसके साथ इंग्लैंड की सीरीज में भी वो कोच थे। पूरा एनालिसिस करने के बाद वो अपनी तजवीज़ देंगे और उसके बाद कप्तान का फैसला होगा कि आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में बाबर आजम कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आप जो प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन है। कहा तो यही जा रहा है कि प्लेयर्स को जो एनओसी नहीं दिए गए वो इस वजह से नहीं दिए गए कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, खासतौर पे तीनों फॉर्मेट में, और तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर्स को एनओसी नहीं दिए जाएंगे। इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए अकाउंटेबिलिटी की गई है। इनको एनओसी सिर्फ इस वजह से नहीं दिए गए कि जी आगे हेक्टिक सीजन है, बल्कि इन 3 प्लेयर्स की, शाहीन, रिजवान और बाबर आजम, इनकी अकाउंटेबिलिटी करार दी जा रही है कि उन्हें कहा गया है कि आप पहले जो आपका प्राइमरी काम है वो ये है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे फोकस करें, वहां पर आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, उस टीम की कारकर्दगी को आप बेहतर बनाएं, उसके बाद आपको लीग्स की इजाजत दी जाएगी और उसके लिए आप फिट रखें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को फोकस करें। राइट, क्योंकि जी अकाउंटेबिलिटी आई गेस इसलिए भी होगी कि एक्सपेक्टेशन जो इतनी ज्यादा है, खासतौर पे ये तो स्टार प्लेयर्स हमारे। ये भी बताएं कि किधर हैं आजकल वैसे ये स्टार प्लेयर्स हमारे? रिजवान तो अपने पेशावर में ही वो कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट भी उन्होंने खेली है। जब वो वापस आए थे अमेरिका से, क्योंकि पहले राउंड में पाकिस्तान टीम बाहर हुई थी। शाहीन अभी पहले तो इंग्लैंड में थे और उसके बाद वो उम्र की अदायगी के लिए गए थे। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी हुई थी। जहां तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम यहाँ पर अल्टरनेट डेज पे 2 जगह पे जा रहे हैं। एक तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वहां पर आकर वो अपनी जिम ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। मुकामी जो उनके ट्रेनर्स हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के भी, और इसके अलावा उन्होंने अपने एक जाती ट्रेनर भी, उसकी भी खिदमत हासिल की हुई है। और एक दिन छोड़कर और एक दिन वो नेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। यहाँ पर गनी इंस्टीट्यूट है डिफेंस में फेज 6 में, वहाँ पर एक दिन छोड़कर वो सुबह के औकात में ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ पर दीगर क्रिकेटर्स भी आते हैं, कभी कभार फखर जमान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी तरह टेस्ट क्रिकेटर जो इमामुल हक भी होते हैं। तो ये आजकल इनकी मसरूफियात चल रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है। 21 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है बांग्लादेश के खिलाफ। और चलिए अब जरा ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। कल तकरीब होगी। पाकिस्तान माशाल्लाह वैसे तो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन सैडली सिर्फ 7 लोगों का कंटिंजेंट है जो जा रहा है। ऑफिशियल्स इसके अलावा हैं। क्या तैयारी है? हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए? अरशद नदीम से हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनकी भी तैयारी बता दें। और क्या वो निकल गए, रवाना हो गए पेरिस के लिए?
जी, ये फाइका और जो अरशद नदीम है, ये दोनों पहुंच चुके हैं पेरिस में और ओलंपिक विलेज में हैं। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम हमेशा ये जिक्र करते रहते हैं कि जी 7 एथलीट जा रहे हैं, 10 एथलीट जा रहे हैं, 9 एथलीट्स जा रहे हैं, लेकिन ये एथलीट्स की तादाद को ये नहीं देखता कि कम उस वजह से हुई है कि हमारे पास हॉकी की टीम जो है वो पिछले 3 ओलंपिक से, पिछले नहीं बल्कि इसको मिला के 3 ओलंपिक से क्वालिफाई नहीं कर सकी। पहले इनके 22 खिलाड़ी हुआ करते थे, दूसरे एथलीट्स उतने ही थे, 7, 8, 9, 10 जाया करते थे, बॉक्सर्स भी मिला ले उसमें। जब 22 रुकनी दस्ता ये होता था, 8-10 वो लोग होते थे, तो ये मिला के 40 के करीब लोग जो है वो बन जाया करते थे ऑफिशियल, इसलिए वो दस्ता अच्छा लगता था कि जी 40-50 लोग जा रहे। अब क्योंकि हॉकी टीम रियो ओलंपिक से, फिर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक से और अब पेरिस ओलंपिक से क्वालिफाई नहीं कर सकी, इसलिए हमें दस्ता बहुत कम लगता है। अब ये जो प्लेयर्स की कारकर्दगी की बात है, फाइका रियाज 100 मीटर में अपना हीट में हिस्सा लेंगी। उन्होंने जिस तरह की ट्रेनिंग की है पंजाब स्टेडियम में, उनको हमने पिछले 3 माह मॉनिटर किया। पहले तो उनको कोच मुयस्सर नहीं था यहाँ पे। कोच उनका जो जाती कोच था वो साइवाल में रहते थे। आपसी झगड़े जो थे पीओए के और उनकी फेडरेशन के साथ, वो 2 महीने तक इंडिविजुअल जो ट्रेनिंग करती रही, उनके पास कोई कोच नहीं था। और उसके बाद फिर कैक लाकर एक कोच उनको मुयस्सर किया गया, जिनके साथ उन्होंने सिर्फ 3 हफ्ते ट्रेनिंग की और उसके लिए कोई कैंप नहीं लगाया गया था। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में ट्रेनिंग की, हमने रिपोर्ट भी किया था, वहां पर दूसरे समर कैंप्स लगे हुए हैं जिसमें बच्चे भी, और स्प्रिंट करने के लिए आपको खुला ट्रैक चाहिए होता है, और वो तो एक दिन भी खुला ट्रैक मुयस्सर नहीं था। जहां तक अरशद नदीम की बात है, इतनी कुछ सैड स्टोरी सोहेल आपने सुनाई है, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। दिस इज द स्टेट ऑफ आवर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो बड़ा ही अफसोस होता है। जल्दी से बात एक थॉट कंप्लीट कर लें प्लीज। जी 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 जी, अरशद नदीम का नो डाउट बड़ी गैर-मामूली कारकर्दगी रही उनकी, जो 7 जुलाई को डायमंड लीग्स में थी, 4थे नंबर पर जरूर आए, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने ट्रेनिंग की। उनके इस दौरान सर्जरी भी हुई, लेकिन उनको भी उस तरह की ट्रेनिंग मुयस्सर नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। आप इससे अंदाजा करें कि एक लड़का, एक एथलीट पाकिस्तान का 7 तारीख को पेरिस में उसी जगह पर हिस्सा लेता है जहां पर उसने पेरिस ओलंपिक्स में जाके पार्टिसिपेट करना है। 7 को वो हिस्सा लेते हैं, 9 को वो वतन वापस आते हैं, लाहौर की सख्त गर्मी में वो आकर दोबारा ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आया कि 10-15 दिन का जो बीच में एक गैप है, उसका वहीं पर किसी क्लब में, किसी ऐसी जगह पर अरेंजमेंट किया जा सके कि उनको ट्रेवल करके वापस ना आना पड़े। लेकिन इससे सीरियसनेस का अंदाजा लगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम बन चुका है, उन तक उनको पहुंचाई गई इस चीज को कि उनको 10-15 दिन का गैप है, ये गवर्नमेंट अपना खर्चा उठा ले और वहां पर किसी क्लब में रहे। इसके मुकाबले में नीरज चोपड़ा आज भी उन्होंने आज ज्वाइन करना है, वो टर्की में जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ना कंपैरिजन दे, बड़ा दिल जलता है सोहेल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इसलिए कंपैरिजन ना दे क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं। और हमारे एथलीट्स तो जाके लिटरली तो है, लेकिन हमें सेंस तो मिल गई है ना कि क्या है हमारी तैयारी और हमारे क्या मसाइल है और हमारे क्या काम है। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल, सो मच फॉर ऑल दीस टाइटल्स दैट आर गिवन। जब ये जीत के कुछ आ जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम के प्रेसिडेंट और ये वो, व्हाट डज इट इवन मीन एट द एंड ऑफ द डे? जब आप अपने स्टार है, एक ही तो बंदा है जिससे कोई हम तवक्कुआत लगा सकते हैं ओलंपिक्स की, उसको भी इधर उधर करते हैं। मतलब 7 जुलाई को उन्होंने वहीं एक कंपटीशन खेला, फिर 9 को उन्हें वापस बुला लिया, फिर यहाँ से भाई वहाँ पे उनके लिए कुछ इंतजाम कर लेते, कितना मुश्किल। एंड एज इफ वी कैन नॉट डू दैट। वैसे तो हर दूसरी चीज के लिए यहाँ कोई ना कोई पैसे जाया हो जाते हैं हुकूमत की तरफ से, और जाया हम कहेंगे, खिलाड़ियों पे नहीं लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सैड। और ये बेचारी स्प्रिंटर की तो मैं क्या बात करूं, इनके पास तो कोई कोच ही नहीं था। अच्छा भाई, लड़कियों की क्रिकेट से मुताल्लिक अपडेट है। श्रीलंका के शहर दंबोला में हो रहा है विमेन एशिया क्रिकेट कप और सेमीफाइनल का लाइनअप मुकम्मल हो गया है। 26 जुलाई को पहला सेमीफाइनल होगा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जबकि दूसरा होगा सेमीफाइनल पाकिस्तान और मेजबान श्रीलंका के दरमियान। अच्छा, कल वाला यानी पहला होगा। 26 आपने कह दिया, आज 25 है ना? Yes, obviously कल ओलंपिक्स की भी तो ओपनिंग है, अभी हम बता ही रहे थे। This is going to be exciting. Our girls are doing well. So let's see कि फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया हमने सामने ना आ जाएं तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह जीत जाएंगी हमारी लड़कियां, तगड़ी हैं। हाँ, क्या तगड़ी हैं? तगड़ी हैं, मैंने कहा तकरीबन। So that is good.
अभी चूंकि हमारी मेंस क्रिकेट नहीं हो रही तो लड़कियों पे कंसंट्रेशन हो जाए थोड़ा सा। दे आर रियली डूइंग वेल। बेस्ट ऑफ लक टू आवर गर्ल्स। आप बताइएगा आपका क्या तजुर्बा है? महंगाई की बात आपको करते हैं क्योंकि और कोई बात ही नहीं है। जरा हुआ था ईद के बाद होता है, मुर्गी की कीमत नीचे आती है खतरे, मगर मुर्गी अब फिर अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुर्गी गाय के गोश्त का मुकाबला करने लगी है। यूं कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में भी मुर्गी की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है, मगर कोयटा में तो सारी हदें हो गई हैं पार। जहां कोयटा की बात कर ले, मुर्गी का गोश्त है 715 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, 715 रुपए। और एक हफ्ते के दौरान शहर में मुर्गी की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ है। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 680 रुपए किलो है, लेकिन दुकानदार 715 रुपए किलो ऑब्वियसली बेच रहे हैं। शहरियों को समझ नहीं आ रहा कि मुर्गी की कीमतें इस कदर बढ़ने की वजह क्या है, वैसे क्या है। और दुकानदारों का जो है वो शिकवा ये है कि इतनी महंगी मुर्गी से ख़ुद उनका कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है। ऑब्वियसली इतनी महंगी होगी, जो लोग रेगुलरली लेते भी होंगे वो 10 बार सोचेंगे और फिर कम लेंगे। कुछ तो फिर करना पड़ता है ना, बैलेंस आउट। इस पर ज़रा बात भी कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। मुर्गी ज़ाहिर है एक ऑल्टरनेटिव चीपर प्रोटीन सोर्स कंसिडर किया जाता है, लेकिन अब ये भी कहीं से चीपर प्रोटीन सोर्स नहीं रहा है, क्योंकि बकरे का गोश्त बहुत महंगा है, हमें पता ही है, 2000 रुपए किलो की बात है। एक लग्जरी आइटम गाय का गोश्त भी महंगा है, लेकिन अब मुर्गी का गोश्त भी गाय के गोश्त जितना महंगा हो गया है। लाहौर में ऑल्दो आज के रेट की अगर बात करें तो 15 रुपए फी किलो कमी हुई है। तो फिर तो और भी फिर तो सवाल बनता है कि कोयटा में क्या हो रहा है। लेट्स सी। हमारे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर हमारे साथ हैं ऑल द वे फ्रॉम कोयटा। नदीम, पहले तो ये बता दें कि चिकन की कीमत में, पहले बताएं कि चिकन की कीमत क्या थी, फिर क्या हो गई, और एक हफ्ते में इतना इजाफा नज़र कैसे आ रहा है, हुआ क्या है? कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो चिकन की कीमतें हैं वो पिछले एक हफ्ते में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। और कोयटा में एक हफ़्ता पहले जो है वो जो चिकन का गोश्त है उसकी कीमत जो है फ़ी किलो वो 500 और 520 रुपए थी, और अब एक हफ़्ते बाद तकरीबन ये कीमत जो है बढ़ते बढ़ते जो है वो 700 और 720 रुपए फ़ी किलो हो गई है। अच्छा, अब नदीम भाई ये भी बताइएगा कि पोल्ट्री वाले इस इजाफे की वजह बता क्या रहे हैं? क्या मुनाफाखोरी हो रही है, कोई बीमारी आई है, टेम्परेचर की वजह से मुर्गी मर गई है, क्या हुआ? क्या जेन्युइन वजह हो सकती है, हम समझना चाह रहे हैं। जो हमारी बात हुई है जो बलूचिस्तान पोल्ट्री फोरम एसोसिएशन है और इसके अलावा जो मुर्गी फरोख्त करने वाले दूसरे दुकानदार हैं उनसे हमारी बात ये हुई है। उनका कहना यह है कि इस मरतबा हुकूमत पंजाब ने जो है वो बलूचिस्तान में मुर्गी की जो है आने पर जो है पाबंदी लगा दी है। ये बलूचिस्तान में तकरीबन 90% मुर्गी जो है वो पंजाब से आती है, 5% जो है वो सिंध से आती है, और बाकी 5% जो है ये वो उसकी प्रोडक्शन यहाँ बलूचिस्तान में होती है। जो 90% पंजाब से मुर्गी आती है वो वहाँ से नहीं आ रही है। उनके जो ट्रक हैं अभी तकरीबन 30 ट्रक को जो है वो मुर्गी से लदे हुए थे, उनको पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर जो है सरहदी इलाका सखी सरवर वहाँ रोक दिया गया। उनमें से आधी मुर्गियाँ मर गई और इस पर जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नहीं, लेकिन अगर ज़्यादातर पंजाब से आती है तो पंजाब में तो सस्ती हुई है, जिस तरह कि अभी आप बता रहे हैं, तो यहाँ कैसे महंगी हो रही है? अच्छा, तो अब ये भी बता दें कि इन हालात में क्या नजर आ रहा है आपको कि कब तक भी कम हुई होगी? आई एम श्योर। हाँ, लेकिन शहरी जो है कीमतों में कमी की अगर तवक्को रख रहे हैं तो रखनी भी चाहिए कि नहीं? क्या लगता है कब तक होगा? जो पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन हैं उनका यही कहना है कि हमने बलूचिस्तान हुकूमत को दरख्वास्त भी दी है कि वो पंजाब हुकूमत से बात करके इसकी जो है जो पाबंदी लगाई गई है मुर्गी दूसरे सूबों में जाने पर उस पर वो हटवाएँ तो ये मामला जो है बेहतर हो सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल जो बताई जा रही है यही है कि कोयटा में तकरीबन 2 से 3 रोज़ की मुर्गियों का जो स्टॉक है वो मौजूद है और ये कीमत बढ़ती जा रही है। कुछ इलाकों में तो 800 रुपये किलो तक भी जा पहुँची है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो अगले 2 से 3 रोज़ में कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मुर्गियाँ दस्तयाब नहीं होंगी। थैंक यू नदीम कौसर। लेकिन ये बड़ी ही कोई अनफेयर किस्म की बात है। मतलब मुर्गी तो एक अगर आप देखें ना कि आम आवाम के लिए लग्जरी आइटम अगर कोई चीज़ हो कि जी मुर्गी आज खाई जाए। फिर शादियाँ जो होती हैं आपको पता है कि तकरीबात होती हैं, उस पर सिर्फ दाल चावल तो नहीं देंगे ना, एक मुर्गी का सालन तो देगा ही ना, गरीब आदमी भी देने की कोशिश करेगा। बेसिक किस्म की चीज़ है, आप उसी को अगर महंगा कर देंगे तो आगे बात कहाँ जाएगी? और वैसे भी हर रोज़ जब एक चीज़ और आइटम महंगा हो गया, यहाँ से महंगा हो गया, तो उस पर फिर आवाम गुस्से में भी आई जाती है ना कि कोई चीज़ है जो ज़रा आपके
अफोर्डेबल चीज हो कोई, मतलब आपने किसी को खाने पे भी बुलाना हो तो आप कुछ नहीं, चावल में चावल में 1 किलो मुर्गी तो आप डालने की कोशिश करते हैं ना। कोयटा में 720 की हम बात कर रहे हैं, उधर लाहौर से लेटेस्ट रेट आए भाई 595 थी, 15 रुपये सस्ता हुआ है फी किलो गोश्त और 580 रुपये का हो गया है। So that's the latest from Lahore. But कोयटा से लाहौर पहुंचे मुर्गी खाने के लिए, I mean obviously not, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अच्छा एक और चीज़ की कीमत जो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, हमें क्या हर इंसान को, हर पहलू, हर शोबा ज़िंदगी को अफेक्ट करती है, बाकी चीज़ें महंगी, सारी चीज़ें महंगी होती हैं। पेट्रोल महंगा होने से आवाम हमेशा हुकूमत पर गुस्सा निकालते हैं। अब हुकूमत ने इसका हल ढूंढा है। हल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत कंपनियाँ खुद कीमतें तय करेंगी। नतीजे में अवामी तनकीद का रुख हुकूमत के बजाय तेल कंपनियों की तरफ हो जाएगा। पेट्रोलियम डिवीज़न ने ओगरा हुकाम को हिदायत की है कि वो 3 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की डी रेगुलेशन के नफ़ा नुकसान की जायज़ा रिपोर्ट पेश करें। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक़ मलिक ने आज अहम इजलास भी तलब किया है। अच्छा जी, डी रेगुलेशन से तेल कंपनियां जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में अपनी मर्जी से कीमतें मुकर्रर कर सकेंगे। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दैट बाय द वे। और ज़राए बता रहे हैं कि पेट्रोलियम डीलर्स ने इस फैसले की मुखालफत की है और डीलर्स का मौक़िफ़ है कि इससे मुनाफाखोरी बढ़ेगी। लेट्स सी क्या होता है। अब इसी पे ज़रा हम तज्जिया लेते हैं, एक्सपर्ट राय लेते हैं। माशी तज्जियाकार खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतें वो खुद तय नहीं करेगी, इसे डी रेगुलेट कर दिया जाएगा। ये मुनासिब हल है आपको लगता है इस मसले का? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। बिल्कुल जी, मुनासिब फैसला है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और डी रेगुलेशन जो है वो मेरे ख्याल में सही सिंध में ये फैसला होगा और इसमें बेसिकली एक प्लान के तहत किया जाए और ग्रेजुअल होगा। मेरे ख्याल में खबर भी इस तरह से है कि ग्रेजुअली किया जाए वो बेहतर होगा, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदे होते हैं, मार्केट कंपटीशन होता है और इवेंचुअली जो कंज्यूमर होता है उससे प्राइस बेहतर मिलती है जब भी कंपटीशन होता है। और कंपटीशन हमेशा जो है वो मार्केट इकोनॉमी के थ्रू होता है, लिबरलाइजेशन के थ्रू होता है और डी रेगुलेशन के थ्रू होता है। तो मेरे ख्याल में पेट्रोलियम सेक्टर में भी ये होना चाहिए। और खबर भी जो मैंने देखी है वो यही है कि इसे एक प्लान के तहत किया जाएगा। और देखें, आपके ये रीजन में भी है, इंडिया में भी है और दूसरे कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, कि हर जगह जो है फिर पेट्रोल और डीजल और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं ये हर जगह जो है वो चेंज हो जाएंगी। क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी प्राइसेस को बैलेंस करने के लिए जो पोर्ट के करीब सिटीज़ हैं या जिनके जो है वो सिटीज़ ऐसे हैं या ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है जो आपके डिपोज होते हैं, रिफाइनरीज होती हैं जहाँ पे, या फिर जहाँ पोर्ट करीब होता है वहाँ पे कीमतें कम होती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का फर्क पड़ता है। और अगर फार फ्लंग एरियाज में देखें तो वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से पोर्ट बहुत दूर होता है और रिफाइनरीज बहुत दूर होती है। तो ये दुनिया में होता है कि एक सिटी में डिफरेंट कीमतें होती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और इसमें कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि जो जितने पे इम्पोर्ट कर रहा है, जितनी उसकी बनावट है उस प्रोडक्ट की, उस हिसाब से प्राइस जो है तय होती है। और गवर्नमेंट का काम भी ये है कि गवर्नेंस अच्छी करना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, डिमांड सप्लाई को प्रमोट करना, ताकि जो भी प्राइस आए वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे और कंज्यूमर को फायदा और कंपटीशन के साथ। लेकिन इस मेजर से होगा क्या, ये हम समझना चाहते हैं आपसे कि किसी भी शोबे की डीरेगुलेशन से या तो ये होता है कि मार्केट में मुकाबले की एक फिजा बन जाती है, कंपटीशन हो जाता है और प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए कुछ सस्ती हो जाती है, या कि कार्टेल बन जाएं और प्रोडक्ट जो है और महंगी हो जाए। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि कार्टलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है, बहुत सारे सेक्टर्स में हुई है और अभी तक कुछ सेक्टर्स में है, काफ़ी हद तक है। तो मेरे ख्याल में यही मैंने पहले कहा, जो गवर्नमेंट है, जो एसोसिएटेड इदारे हैं, उनको जो है ये प्लान करके करना है और मेक श्योर करना है कि कंपटीशन हो। जब कंपटीशन होगा तभी कंज्यूमर को फायदा होगा और कंपटीशन अगर नहीं होता और कार्टलाइजेशन होती है, मैंने कहा ना, वेल गवर्नड जो है वो सेक्टर होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही ये होना चाहिए कि गवर्नेंस कितनी अच्छी है, रेगुलेशंस हैं, कम रेगुलेशंस हों, इफेक्टिव रेगुलेशंस हों, ताकि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट ना कर सके मार्केट को, कॉर्नर ना कर सके प्रोडक्ट को। और मेरे ख्याल में ये सेक्टर वैसे भी हाई वॉल्यूम लो मार्जिन प्रोडक्ट हैं इसके अंदर और बहुत ज़्यादा, हालांकि जो है इसमें वेरिएशन है। और हमारे यहाँ नॉर्मली जो है, जिसे दुनिया भर में होता है कि अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो ऑयल निकलता है एक्सप्लोर होता है
उसे साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और फिर उसे रिटेल मार्केट पर लाया जाता है, पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ये पूरी जो स्ट्रीम है ना, ये पूरी दुनिया में वैल्यू चेन जो है वो एक ही ग्रुप करता है, एक कंपनी करती है, पूरी एक जो है वो चेन होती है। हमारे यहाँ डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो इसको देखना होगा कि हर सेगमेंट में किस तरह से गवर्नेंस की जाती है। मेरे ख्याल में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो और ये इन्फोर्स किया जाए कि जिस तरह से पिछले कई सालों में हुआ है कार्टेलाइजेशन, ये इस तरह से ना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव, बहुत जो है वो डिमांडिंग सेक्टर है और इसके एनर्जी में इससे रिलेटेड है, पूरी इकोनॉमी से डिपेंडेंट होती है। मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कॉम्पिटिशन क्रिएट किया जाए, बहुत प्लान के थ्रू किया जाए, बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। अच्छा, पेट्रोलियम के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं कि भाई हुकूमत को अपना असर और रसूख बहुत से शोबों में से ख़त्म करना होगा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। आजकल हम जो एनर्जी सेक्टर है उसकी बहुत बात कर रहे हैं, बिजली के बिल, कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से भी जो एक तूफ़ान बपा हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन से शोबे हैं जिससे हुकूमत को कंट्रोल ख़त्म करना है, करना चाहिए? हर चीज में कंट्रोल खत्म करना चाहिए। किसी भी शोबे में हुकूमत को प्राइस नहीं सेट करनी चाहिए, क्योंकि इससे डिस्टॉर्शन पैदा होती है। क्रॉस सब्सिडी देना या ये कहना कि जी एक सेगमेंट को प्राइस सस्ती मिल रही है क्योंकि आगे वो कंज्यूमर को प्राइस सस्ती दे, तो ये क्रॉस सब्सिडी या इनडायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। तो ये आप ना करें, क्योंकि इससे डिस्टॉर्शन पैदा होती हैं। जहाँ सब्सिडी देनी है, जहाँ कंज्यूमर को सपोर्ट करना है, जहाँ डिजर्विंग सेगमेंट को सपोर्ट करना है, डायरेक्ट किया जाए। इकोनॉमी में डिस्टॉर्शन नहीं आनी चाहिए कहीं पे भी। गवर्नमेंट का फुटप्रिंट हो, चाहे रेगुलेशंस हो, पाकिस्तान में कितनी बेताशा रेगुलेशंस हैं, और चाहे वो टैक्सेस का मामला हो, चाहे वो प्राइस सेटिंग का किसी प्रोडक्ट का मामला हो, गवर्नमेंट को सबसे निकलना चाहिए। एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, वेल गवर्नड इकोनॉमी हो, वेल फंक्शनड इकोनॉमी हो, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हो और डीरेगुलेटेड इकोनॉमी हो। सिर्फ एक काम हो, एनवायरमेंट प्रोवाइड अच्छा करे और अच्छी गवर्नेंस दे, ताकि कोई जो है एक दूसरे प्रॉफिट हासिल ना करे, अनड्यू एडवांटेज ना दे। ये जिस दिन हमने प्लान किया और आगे चले तो इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए बहुत ज्यादा बेहतरी होगी। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, हर सेक्टर से निकलना चाहिए, डिस्टॉर्शंस बिल्कुल क्रिएट न करें, प्राइवेट सेक्टर को दावत दें और अच्छी वेल गवर्नड मार्केट और इकोनॉमी हो, वो ज्यादा बेहतर। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद फॉर स्पीकिंग टू अस, और आपने एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली क्या हो सकता है अगर डीरेगुलेशन हो। लेट्स सी, ये तो इट रिमेंस टू बी सीन कि एग्जैक्टली क्या होगा। एक और चीज़ इसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे, कुछ दिनों से एक्चुअली ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोग जी समुंदर में गए हैं, कराची की बात हो रही है, और डूब गए हैं। कोई डूब रहा था, कोई बचाने गया है, वो डूब गया है। तो दुनिया भर में आपको बता दें कि हर साल 2.5 लाख अफराद जो हैं वो पानी में डूबकर हलाक हो जाते हैं, और उनमें नौजवानों और बच्चों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो बेचारे वैसे ही निकल जाते हैं और नौजवान समझते हैं नहीं, वो हाँ वो समझते हैं कि जी वी कैन कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो हर साल की तरह अक़वाम मुत्तहिदा के तहत डूबने से बचाव का आलमी दिन कोइंसिडेंटली आज मनाया जा रहा है। कराची का शुमार भी ऐसे शहरों में होता है जहां समुंदर में नहाने के दौरान लोगों के डूबने के वाक़यात पेश आते रहते हैं, और कल सी व्यू और हॉक्स बे पर नहाने के दौरान 9 अफराद डूब गए, 9। और हालांकि इन दिनों आपको ये भी याद दिला दें कि समुंदर में नहाने पर पाबंदी आयद है, और देखा वैसे तो यही गया है कि इंतज़ामिया नहाने पर पाबंदी तो लगा देती है, मगर उसके बावजूद पाबंदी का नफाज कराने में नाकाम रहती है। मतलब ऑब्वियसली दे एक्सपेक्ट कि जब हमने बोट शोट लगा दिए हैं कि ये हाई टाइड है और आप नहाने ना जाएं समुंदर में ज़्यादा करीब, तो लोग नहीं जाएंगे, लेकिन लोग कहाँ किसी की। अच्छा, पता है क्या, अब हमारे लोग भी एहतियात नहीं करते। एक स्टूपिड सवाल है ये पूछना कि भाई हमारी तो तफरीह का एक ही इंतज़ाम है, आपने क्यों पाबंदी लगा दी है? भाई इसलिए पाबंदी लगाई हुई है क्योंकि हाई टाइड सीज़न है, मॉनसून है। पूरी दुनिया में जहाँ इस नौयत के समंदर होते हैं वहाँ आप इस मौसम में समंदर में नहीं जा सकते। और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हुकूमतों की कि वो एटलीस्ट आपको आगाह तो कर देना कि भाई ना जाओ, एक्सेप्ट ये तवक्को करना कि आपको पकड़ पकड़ के निकालेंगे और कहेंगे कि मैंने कहा था ना कि नहीं जाना। कुछ शऊर अवाम में भी होना चाहिए भाई कि ना जाओ जब इस किस्म का सिचुएशन बनी हुई है, बट नो, हाँ ऐसा नहीं। सो हम दोबारा से ये बात आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़बानी नहीं। कमिश्नर कराची हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन नकवी साहब, मतलब हम किसी से बात करें वो कहते हैं भाई गरीब आदमी की एक तफरीह है, हम गर्मी से बचने के लिए क्या करें, हम समंदर में जाते हैं। तो लोगों को अभी भी ये बात बावर कराना मुश्किल है कि समंदर इस सीज़न में नहाने के काबिल नहीं होता। आप प्लीज़ बताएंगे पाबंदी के पीछे क्या वजूहात होती हैं इस मौसम में? इस बात की मुकम्मल रियलाइजेशन है कि समंदर बहुत बड़ा सोर्स है लोगों की तफरीह के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए लोग वहीं पे जाते हैं।
लेकिन पिछले कुछ दिनों में ड्राउनिंग की वजह से काफ़ी अमवात हुई हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में हमें सेक्शन 144 इम्पोज करनी पड़ी है। ओके ठीक है, चलें, ये तफरी है और सबसे ज़्यादा विच इज़ ऑल्सो इन इटसेल्फ अ क्वेश्चन कि और तफरी क्यों नहीं है कोई, लिटरली सिर्फ समुंदर ही है। अगर कराची की बात की जाए तो अब समुंदर में नहाने पर पाबंदी है, तो भी आप शहरियों को ना वहाँ जाने से रोक पा रहे हैं, ना नहाने से और ना डूबने से बचाया जा सकता है। तो क्या इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ नहीं कि ऐसी जगहों पर लाइफ गार्ड्स एटलीस्ट उनको तैनात किया जाए कि कुछ बंदोबस्त तो करें ना। हमें पता है कि लोग शायद नहीं सुनेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनके बचाव के लिए लाइफ गार्ड्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, इसका ख्याल है और हमने कोई तकरीबन 100 के करीब लाइफ गार्ड्स वहाँ पे डिप्यूट किए हैं। कुछ प्राइवेट लाइफ गार्ड्स हैं, कुछ KMC की तरफ से डिप्यूटेड हैं, लेकिन हमारी जो बीच है वो उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है कि हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो ज़्यादा क्रिटिकल स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं वहाँ पे हमारे लाइफ गार्ड ज़रूर मौजूद हों। इतनी बड़ी हमारी साहिली पट्टी कराची की ही और इस पे 100 लोग कम है, जिनमें से ज़ाहिर रोस्टर होता होगा, छुट्टी पे होते होंगे, कुछ परमानेंट छुट्टी पे होंगे, कुछ वैसे गायब होंगे। I saw one on Sandspit like Turtle Beach पे। हाँ मैंने नहीं, और उनकी बस हालत इज़ार भी होती है, उनकी हालत इज़ार ही होती है। अब बताइएगा कमिश्नर साहब के वक्त आने पे नहाने पे पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी, ज़ाहिर है समंदर में लोग दोबारा जाना भी शुरू कर देंगे, लेकिन सवाल फिर ये पूछना ज़रूरी है कि कराची में समंदर के ऊपर कोई बाकायदा तफरीह गाह क्यों नहीं है? आज भी साहिल पर वही प्राइवेट हट हैं, वाटर स्पोर्ट्स तक नहीं है। क्या इंतजामिया कुछ नहीं सोचती? मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि हमारा मतलब ब्लेस्ड आर दो सिटीज जिनके साथ ये साहिल लगता हो और हमने यूटिलाइज ही नहीं किया। सबसे बड़ी नेमत दुनिया में तसव्वुर की जाती है ये इस नौइयत का साहिल, मतलब ये रेयर चीज है। दिस इज ओशन, ये जो वेव्स हैं ये दुनिया में नहीं होती हैं। आप दुबई, आप गल्फ जाके देख लें, इट्स अ गल्फ, देयर आर नो वेव्स। तो आप बताएं प्लीज। ये बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमारे दूसरे जो इश्यूज़ हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सीवरेज, वाटर सप्लाई, वो ज़्यादा क्रॉनिक इश्यूज़ हैं और सरकार की तवज्जो या आप यूँ समझें कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की तरफ है। जहाँ तक ये बीच पे एंटरटेनमेंट स्पॉट्स बनाने की बात है तो वो सरकार की कोशिश होती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उस किस्म के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जाएँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस वक्त मौजूदा हालात में थोड़े से बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स महंगे हो गए, उनको करना मुश्किल हो गया है। होपफुली वो मुस्तकबिल करीब में हमें ये प्रोजेक्ट करने में भी आसानी पैदा हो जाएगी। आई वंडर, आप खोलें ज़रा, आप खोलें ऑप्शंस लोगों के लिए, पीपल वुड कम एंड इन्वेस्ट। एंड ऑल्सो ये क्रॉनिक इश्यूज जो है ना, मतलब इसी में आवाम को उलझाए रखो तो और कोई चीज़ नहीं होगी और उसके बाद खुद ही जाएंगे पानी में, जिन्होंने जाना है मरेंगे, जिन्होंने मरना है। पर कहने का मतलब है दिस इज़ ऑल वी आर स्टक इन। पाकिस्तान में कोई बहुत, आई एम सॉरी टू से, लिमिटेड एवेन्यूज़ ऑफ एंटरटेनमेंट हैं आवाम के लिए, इसीलिए तो वो ये सब कुछ हो रहा होता है। अपनी एक वो बना लेते हैं, हाई टाइड है तो लगता है कि बड़ी अच्छा पानी है तो पूरी पिकनिकें वहाँ हो रही हैं, ऑब्वियसली और कहाँ जाएंगे? ये सवाल हर इंसान को होता है जो कराची में रहता है। अगर बाहर से कोई मेहमान आ जाए, कल हमें हमारी लेजेंडरी अदाकार हैं बुशरा अंसारी, वो मिली और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला ज़रा बताओ तो सही, मेरे नवासे आए हैं कनाडा से, मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ? And I didn't have an answer. You didn't have an answer. Our families come over. Friends ask us कि अच्छा हम कराची का प्लान बना रहे हैं तो हम किधर जाएंगे, तो हम क्या बताएंगे? And she was so devastated। और उनके साथ रुबीना अशरफ भी थी और उन्होंने कहा कि मैं सदर चली गई इन लोगों को लेके और मैं खुद रोना शुरू हो गई। जो इर्द गिर्द की सड़कों की गंदगी की हालत है, दीवारों पे बेहुदा किस्म की वॉल चॉकिंग है, and so on and so लेकिन forth. we love this city, we have been living in this city for a long time now और हमें दुख होता है और ये जब हमारे दिल से इस किस्म की कुछ अल्फाज भी ऑफ निकल आ जाते हैं तो माफ़ कर दें, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि वी हैव सो मच रिसोर्सेज लेकिन कुछ यूटिलाइज, जीरो यूटिलाइजेशन। जी भाई, कराची में मौसम बदल गया है और बेहतरी की तरफ गया है। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से हल्की हवा भी चल रही है। वैसे अभी नमी का तनासुब 85% था, which is a lot, लेकिन it has been better relatively as compared to past few months or weeks. But I must say कि जो होता है ना जुलाई का मौसम, अक्सर हम उसके काफ़ी क्लोज आ गए हैं, मतलब ऐसा ही होता है। So it's not that bad और शहरियों ने ऑब्वियसली सुख का सांस तो लिया ही है। कल भी हल्की बारिश होती रही, फुहार पड़ रही थी मुख्तलिफ मकामात पे।
पूरा दिन ही ऑलमोस्ट द पास्ट फ्यू डेज हमने देखा है, और आज भी ओवरकास्ट टाइप रहता है। जब धूप बहुत ज़्यादा ना निकल रही हो ना तो ओवरकास्ट अच्छा लगता है, और थोड़ी सी गर्मी भी उसमें बर्दाश्त हो जाती है, एटलीस्ट धूप तो नहीं है। तो दैट वे आई वुड से दैट इट्स गुड। हल्की फुल्की उनीबा ज़मीर शाह हमारी साथी कराची से मौजूद हैं। उनीबा, ये तो मुझे लग रहा है आज भी सुबह हल्की फुहार होती रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। क्या सीन है आज शहर का, कैसा मौसम रहेगा? कहीं तेज बारिश भी हो सकती है? नहीं अब्दुल्ला, आपने देखा होगा कि कराची में काफी गहरे बादल मौजूद हैं, लेकिन तेज बारिश बरसाने के साथ नहीं रखते, सिर्फ बूंदाबांदी या कहीं कहीं हल्की बारिश दे सकते हैं। और सूरज की आपने बात की तो मैंने कल से सूरज कराची में देखा नहीं है कि माशाअल्लाह इतने अच्छे क्लाउड्स मौजूद हैं। शहर में हम सब ने साथ किया, हम सब तंग हो चुके थे इस गैर मामूली गर्मी से। आपकी सोच है, परेशान थे और दुआएं करते थे कि मौसम चला जाए। फाइनली कराची में जो मॉनसून की हसीन रंगे, जो ट्रू कलर्स हम कहते हैं मॉनसून के, बड़े हसीन होते हैं, वो हमें नजर आना शुरू हो चुके हैं। गहरे बादल छाए रहते हैं, समुद्री हवाएं भी 15 से 20 किलोमीटर तक की 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, और दिन में थोड़ा बहुत मौसम को गर्म महसूस होता होगा, लेकिन शाम में बहुत ही हसीन हो जाता है। आप खुले मकामात पर जाए तो आपको हवा की रफ्तार काफी तेज महसूस होती है, और दर्जा 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आई है। इन दिनों ज्यादा से ज्यादा दर्जा 32 से 34 डिग्री के दरमियान रहता है। अच्छा उनीबा, आपको हम देख रहे हैं और आपने कहीं सही ग्रीन किस्म का स्पॉट चुना है आज हमसे बात करने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त बात आप कर रही हैं। क्या आपके पीछे कुछ हमें कुछ गीला गीला नज़र आ रहा है? कोई थोड़ी सी फुहार पड़ी है या नहीं? जी हाँ, कराची में रात में भी हल्की की बूंदाबांदी होती है, सवेरे भी होती रहती है मुख्तलिफ मकामात पे। कराची इतना बड़ा है और यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर मौसम और टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे भी रात में हो सकता है कि हुई हो, लेकिन सुबह मैंने कहीं बूंदाबांदी नहीं देखी। लेकिन कल मौसम बहुत ज्यादा हसीन था, और मौसम के हवाले से कुछ गुड न्यूज हमारे पास है। वो ये कि आज शाम तक खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बन सकता है, और जबकि राजस्थान तक आएगा तो इसकी शिद्दत में इजाफा होगा, बन जाएगा, जिसके बाद मॉनसून हमारे एक दफा फिर दाखिल होगी। और कराची में इम्कान है 29 या 30 जुलाई को कराची में बारिश हो सकती है, और बारिश का ये फिलहाल वक्त है 2 या 3 अगस्त तक जारी रह सकता है। इस दौरान ज्यादातर इम्कान है कि मौसमी शिद्दत की बारिश हो, और तेज बारिश भी हो सकती है। और अगस्त में एक और हवा का कम दबाव 5 या 6 अगस्त को बन सकता है, उससे भी कराची में बारिश का इम्कान मौजूद है। तो उम्मीदें अच्छी है कि अगस्त का महीना कराची में मानसून के हसीन रंग बरकरार रहेंगे। गर्मी नहीं होगी, 1-2 दिन आपको महसूस होगा, क्योंकि जब भी हवा का कम दबाव थोड़ी बहुत ताकतें होती हैं, और ये समुद्री हमारे कराची की लाइफलाइन जाती है। तो ये जो बादल जो आते हैं इन हवाओं की वजह से आते हैं, तो ये थोड़ी मुतासिर होती है, फिर दोबारा से हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होगा। गैर मामूली गर्मी वो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिन में नहीं। अच्छा उनीबा, ये भी बताएं कि हमें अभी सुबह सुबह ये पता चला कि बड़ी ट्रैफिक जैम थी शाहराह फैसल पे, एक टैंकर जो है वो गिर गया। क्या आप भी फंसी थी उस ट्रैफिक जैम में? क्योंकि हम आपसे पहले भी बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैं मलिर से ट्रैवल मैंने किया 9 बजे के करीब। नॉर्मली मैं आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में ऑफिस पहुंच जाती हूँ, लेकिन मैं 10 मिनट नर्सरी तक मुश्किल से पहुंच पाई थी। उसके बाद हमारी कैमरा टीम, क्योंकि लाइव था, हमारी कैमरा टीम आई, उन्होंने हमें वहां से नर्सरी से हम एम्प्रेस मार्केट पाए, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम था और बहुत अच्छी ट्रैफिक चल रहा था। क्योंकि हमारे प्लान के मुताबिक वहाँ पर कोई ब्रिज कॉलोनी के करीब कोई टैंकर उलट गया था, जिसकी वजह से उसको जो तेल रोड पर फैला हुआ था उसको रेस्क्यू करने के लिए, आपको पता है कितना खतरनाक ये होता है, आग भी लग सकती है, तो उसको साफ किया जा रहा है। और ये सारा मिट्टी का तेल है जो फैला हुआ है, लोग बोतलों में भर भर के भी लेके जा रहे हैं। इससे पहले बहुत ही हौलनाक वाक़या हम पाकिस्तान में ऐसा देख चुके हैं। Just be very cautious, be very careful. Actually बड़ा खतरनाक किस्म का क्योंकि जो सिगरेट पीने वाले होते हैं ना, वो बेदहानी में भी जला लेते हैं टाइम सिगरेट। बेवकूफ़ी है ना वैसे तो ये वो बहुत ही ये क्रिटिकल सी सिचुएशन है, और ये भी बताया जा रहा था कि तब तक इसे क्लियर नहीं किया जा सकता जब तक सारा ऑयल इससे निकलना जाए। थैंक यू नीबा, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट गुड न्यूज़ अबाउट द वेदर टू अस के अब ज़रा कुछ हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में बन रहा है, और उम्मीद की जा सकती है बारिश की। लेकिन कमिंग बैक टू दैट टैंकर जो गिरा है वो बड़ा डेंजरस है। एक दफ़ा हम आपको दिखाना इसलिए भी चाहते हैं, एक तो इस टैंकर के गिरने से यू कांट प्रॉब्ली सी इट, लेकिन इसके नीचे एक गाड़ी भी दब गई। बात बताएं, इस टैंकर की अब हालत देखें। हाँ, ये जगह जगह से तो ये जंग आलूद है। मतलब इसको किसी को हथौड़ी भी लगेगी तो ये बहना शुरू हो जाता, खुल जाना था, और तो ये उधर ही है अभी। दिस इज वेरी डेंजरस। दिस इज ये वैसे ही ऑब्वियसली एक एक्सीडेंट तो है ही है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। तो इससे तो दूर ही रहें।
Please. और जब तक ये एक्सपर्ट्स आके इसको क्लियर नहीं कर देते, और जहाँ भी आपने जाना है, अगर आपका रूट है तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये बड़ा फ्लेमेबल है, बहुत ही एक्सप्लोसिव है, ये रात के ट्रैफिक की रवानी, लोगों की आमदोरफ्त तो बंद की हुई है, सारा एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, एहतियात बरती जा रही है इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से जितनी हो सकती है। बट यस, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ये वाले इस किस्म के हादसे हम पहले देख चुके हैं और अब हमें सीख लेना चाहिए ऐसा ना हो। अभी हमारे पास टाइम है भाई? नहीं जी, टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम कल बाकी बातें करेंगे।